गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉरी, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो भाई आज है तुम्हारी बैकएंड का पहला लेक्चर है आज। तो आज हम देखेंगे कि बैकएंड होता क्या है। ठीक। आज का हमारा जो कंटेंट। हाँ जी। फ्रंट एंड, हाँ, आपका फ्रंट एंड चलता रहेगा साथ में, उसका कोई चक्कर नहीं है, बट बैकएंड साथ साथ में, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और जितने बैकएंड के बैच हैं सभी एक साथ चलेंगे। ठीक है। ओके। सो अभी सबसे पहले बैकएंड के बारे में आप क्या समझते हो? व्हाट इज बैकएंड? कोई बताना चाहेगा? बैकएंड सर्वर, क्लाइंट, एचटीटीपीएस। इसके अलावा हमारे पास मेथड्स होते हैं, रिस्पॉन्ड कोड, समथिंग। व्हाट इज दैट? ठीक है। स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है ना तुम लोगों के साथ? नहीं हो रही? ओके। तो इसको ऐसे देखो कि बैकएंड अपनी वेबसाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नॉट ओनली वेबसाइट, कोई भी आप एप्लीकेशन बनाओगे तो बैकएंड वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बैकएंड नहीं है तो वो सिर्फ एक काइंड ऑफ यूआई का पीस है जो सिर्फ छोटे मोटे काम करने के लिए बनाया गया है। बैकएंड में सारा लॉजिक वर्क करता है। इट्स लाइक ब्रेन ऑफ एन एप्लीकेशन। बिना बैकएंड के कोई भी एप्लीकेशन ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर सकता, या फिर हम कह सकते हैं कि स्केल नहीं कर सकता। बहुत सारे काम करता है बैकएंड, लाइक डाटाबेस कनेक्ट कर सकता है। डाटाबेस से ऑपरेशन जो होते हैं ना, क्रिएट, अपडेट, रीड, डिलीट वगैरह। यूट्यूब पे आप कोई वीडियो सर्च मारते हो तो वो कहाँ से ढूंढता है? वो डाटाबेस में से वीडियो ढूंढता है और आपको शो करता है, राइट? ऐसे सर्वर के अलग लॉजिक होते हैं, जो ऑथेंटिकेशन वगैरह हो गई, या फिर एपीआईज के जो लॉजिक एपीआईज हम बनाते हैं वो सारे बैकएंड पे लेके जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज से लिखना चाहते हो, जावास्क्रिप्ट से, जावा से, या फिर पीएचपी, पाइथन, सी से, आप किसी से भी बैकएंड लिख सकते हो, और डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखना चाहते हो। ठीक है। हर तरह के फ्रेमवर्क यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। CLINT, क्लाइंट, और इसके साथ आ जाता है हमारा सर्वर। सर्वर जो हमारी वेबसाइट डिप्लॉय करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती है, वो करती है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है कि क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसे रिस्पॉन्स देता है। ठीक है। यहाँ पे बहुत तरह के रिक्वेस्ट होते हैं, लाइक यहाँ पे पोस्ट मेथड होता है। ठीक है। उसके अलावा री पोस्ट, गेट, पुट, पैच, डिलीट, हेड ऑप्शन, मल्टीपल तरह के ऑप्शंस होते हैं, हम सभी पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो बैकएंड के बारे में जान लेते हैं, बैकएंड और कौन कौन से काम करता है। एपीआईज तो हो ही गया है ना कनेक्शन के लिए, रिक्वेस्ट। एपीआईज इज लाइक वेटर कह सकते हैं, या आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो। ठीक है, बहुत अच्छी एग्जांपल थी ये वाली। सपोज करो कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, अब आपको कुछ चाहिए है ना, आपको कोई फूड चाहिए, आपको कोई मेन्यू पड़ा आपने, और आपने कुछ ऑर्डर करना है। ठीक है। तो आपने अब सीधा तो शेफ के पास जाओगे नहीं कि भैया मुझे ये बना के दो, मुझे ये खाना है, या फिर आई वांट दिस। तो हम कैसे वर्क करते हैं, हम वहाँ पे कैसे कॉल करते हैं? हम वेटर को कहते हैं कि भैया यहाँ पे आइए, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये लेके दीजिए। ठीक है। तो वो वेटर क्या करता है कि वो किचन में जाता है, शेफ को बताता है कि भाई हमें ये बनाना है क्योंकि क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई है, तो वो बना के दिया जाता है आपको। दिस इज कॉल्ड क्लाइंट ऑफ, कहते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। एक रिक्वेस्ट आई सर्वर पे और रिस्पॉन्स गया। इसको काटो, इधर लिख देते हैं, रिक्वेस्ट गई और रिस्पॉन्स आया। काफ़ी बड़ा हो जाए, चल नहीं लिखते। ठीक है। और जो एपीआई का काम है, वो एपीआई का काम यही है कि वो इधर का मैसेज उधर लेके जाता है और सर्वर का मैसेज क्लाइंट को लेके जाता है। बस इतना सा काम है, सिर्फ डाटा ट्रांसफर के लिए एपीआई यूज होती हैं। इसके अलावा बैकएंड क्या करता है? बैकएंड ऑथेंटिकेशन भी करता है कि यूजर ने रजिस्टर किया, यूजर ने लॉगिन किया, तो ये सारा काम बैकएंड करता है। ठीक है। बहुत सारे, सारा लॉजिकल पार्ट बैकएंड पे डिपेंड करता है। ठीक है। आपने कोई इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट करी, अब वो फोटो पोस्ट हो गई, उसकी भी आपको एक
फीडबैक आती है कि हाँ भाई फ़ोटो अपलोड हो गई है, वो डाटाबेस में जाकर स्टोर हो गई है, सर्वर ने वो डाटाबेस में स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर वो क्या होता है कि वो आपके फ्रेंड्स को सर्कुलेट कर दी जाती है। ये जितने भी लॉजिक लिखे गए हैं सारे बैकएंड में लिखे गए हैं और आपको दिखाए जाते हैं फ्रंट एंड पे, ठीक। और अगर हम बात करें टेक्नोलॉजीज़ की, तो फ्रंट एंड बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक वेबसाइट की बात करें तो HTML CSS और JS, बेसिक तो यही है, ठीक है। कोई भी वेबसाइट आप देखोगे, कोई भी वेबसाइट एट द एंड वो ब्रेक होके HTML CSS और JS ही बन जाते हैं, ठीक है। ब्राउजर को यही तीन लैंग्वेज समझ आती है, तीन तो लैंग्वेज भी नहीं है, एक ही लैंग्वेज है यहाँ पे, बट एट द एंड ये तीनों टेक्नोलॉजी में ही सारी वेबसाइट डिस्ट्रक्ट हो जाती है, ठीक है। आप जेंगो लिखोगे, आप Node.js से बनाओगे, और .NET बोलने वाला था, और या फिर आप JS से बनाओगे, जावा स्प्रिंग बूट किसी से भी बनाओगे, तो एट द एंड वेबसाइट हमारी HTML CSS और JS में कन्वर्ट होकर ब्राउजर पे रेंडर होती है, ठीक है, और ब्राउजर में दिखती है। बस इसका इतना सा काम है, और डाटा को शो करना फ्रंट एंड में इतना ही होता है। बैक एंड में सारे लॉजिक वर्क करते हैं, और बैक एंड लिखने के हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। लाइक अगर हमने बैक एंड लिखना है तो हमारे पास अभी तो हम JS में लिखेंगे, जो कि Node.js से वर्क करता है। और Node.js क्या होता है ये भी बताऊंगा। इसके अलावा हमारे पास पाइथन होता है, जावा से भी लिख सकते हैं, सी से भी लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज से हम पाइथन पाइथन कह रहा हूँ बैकएंड लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बैकएंड सिर्फ वेबसाइट का ही होता है, ठीक है। एप्लीकेशंस के भी बैकएंड होते हैं, सारे सॉफ्टवेयर के बैकएंड होते हैं, ठीक है। अगर आप डाटाबेस देखोगे तो आपने सुना होगा इसका डाटाबेस वहाँ पे लीक हो गया, इसका डाटा लीक हो गया, डाटा ब्रीच हो गया। सो हर एप्लीकेशन एक, अगर आप ऑथेंटिक एप्लीकेशन देखोगे जो एग्जिस्ट करती है, जो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करती है, तो हर किसी का एक डाटाबेस होता है। डाटाबेस से मेरा मतलब सर्वर होता है, ठीक है। यहाँ पे एक और आप कंटेनर बना सकते हो जिसे हम डाटाबेस कह सकते हैं। बैकएंड का काम है कि वो डाटाबेस के साथ लिंक करता है और हमें रिस्पॉन्स देता है, सर्वर। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई ये तो हो गया बैकएंड, हमने क्लाइंट भी बना लिया और सर्वर भी बना लिया। सपोज करो कि आपने रिएक्ट में या फिर नो नेक्स्ट जेएस में या फिर वीट में किसी भी, या फिर आपने सपोज करो रिएक्ट वगैरह यूज़ नहीं किया, आपने एंगुलर में या फिर व्यू जेएस में आपने फ्रंट एंड बना लिया। एट द एंड बात यह है कि आपने फ्रंट एंड बना लिया, चाहे HTML में बनाया, अब उसे कनेक्ट कैसे करोगे आप सर्वर से, ठीक है। आपका एक सर्वर, आपने लोकल मशीन में सर्वर भी बना लिया है, कनेक्शन कैसे करोगे, आप रिक्वेस्ट कैसे भेजोगे। रिक्वेस्ट भेजी जाती है HTTP मेथड पे। व्हाट इज HTTP, कोई बताना चाहेगा फुल फॉर्म ऑफ HTTP? राइट, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड व्हाट इज HTTPS? व्हाट इज, यहाँ पे व्हाट इज लिखना पड़ेगा। एक प्रोटोकॉल है जिससे कम्युनिकेशन डन होती है इंटरनेट की, ठीक है। जो इंटरनेट पे डाटा भेजा जाता है ना, वो HTTP और HTTPS से भेजा जाता है। वैसे तो एक ही चीज़ है, सिक्योरिटी ऐड कर दी गई है, और जिसे S से डिनोट किया जाता है। ये करता है क्या है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करता है, ठीक है। बस इसका यही काम है, डाटा फ्लो करता है। आपने सपोज करो कि आपने किसी बटन पे क्लिक किया, ठीक है, फ्रंट एंड पे। सो फोटो की एग्जांपल लेते हैं, आपने आपने गए इंस्टाग्राम पे गए, आपने फ़ोटो अपलोड की और वहाँ पे पब्लिश का बटन क्लिक किया, तो वो सारा डाटा एक रिक्वेस्ट में, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट होती है वो। ऑलमोस्ट हर जगह पे जहाँ पे भी डाटा क्रिएट किया जाता है ना, वो रिक्वेस्ट होती है पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। वो क्या होता है हम वो भी समझेंगे, बट अभी के लिए क्या कर समझना है कि डाटा जाता कैसे है। तो जब भी आपने क्लाइंट से कोई बटन वगैरह कोई रिक्वेस्ट लॉन्च की, तो वो HTTP मेथड के थ्रू हमारे क्लाइंट से सर्वर पे जा रहा है, ठीक है। और सर्वर पे जाके बाकी के लॉजिक वर्क करेंगे। अगर लॉजिक सही वर्क कर गए तो आपकी डाटाबेस में फ़ोटो या फिर इमेज जो रील आपने अपलोड की है वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगी, और आपको फीडबैक आ जाएगा कि या यू हैव डन, और आपको लाइक्स शेयर जो भी कमेंट्स आपके बनते हैं वो आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। बस इतना सा काम होता है। और या HTTP मेथड, HTTP बस डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्रोटोकॉल है। और भी तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, FTP होता है, UDS होता है, UDS या समथिंग। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। शॉकेट वगैरह भी होते हैं।
HTTP से काम करने के मेथड्स भी होते हैं बहुत तरह के। अभी मैंने बताया पोस्ट मेथड होता है। ओके, सो और भी मेथड होते होंगे, है ना? हम्म। सपोज करो, अच्छा आप ये बताओ मुझे, हम क्या क्या कर सकते हैं रिक्वेस्ट भेजने के लिए, क्या क्या कर सकते हैं? जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम कुछ मंगा सकते हैं, है ना? सपोज करो कि मैं वेबसाइट पे यूट्यूब पे गया, मैंने वहाँ पे एक वीडियो सर्च मारी, तो मैंने वहाँ से रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे वीडियो चाहिए। कौन सी वीडियो चाहिए? लाइक अभी मैंने लेटेस्ट क्या हो रहा है, कोई वीडियो कोई फिल्म आ गई है, तो उसका मैंने ट्रेलर सर्च मारा, तो उसकी ट्रेलर की मैंने वीडियो वहाँ से रिक्वेस्ट की, तो वो उससे कहते हैं फैच डाटा करना, या फिर गेट कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक मेथड एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है गेट। इसके बाद एक मेथड होता है हमारे पास पोस्ट। पोस्ट मेथड, जस्ट लाइक इट्स नेम, पोस्ट इज यूज टू अपलोड समथिंग या फिर क्रिएट समथिंग। जब भी डाटाबेस में डाटा स्टोर करना पड़ता है, न्यूली डाटा क्रिएट करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम पोस्ट यूज करते हैं। अगर आपने इसका यूज समझना है, तो जब भी आप डाटा इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे ही वीडियो डालते हो, तो आप पोस्ट मेथड को कॉल कर रहे हो। एक सेकंड रुकना जरा। एक सेकंड, बस एक सेकंड। नीचे आएंगे। ओके, ठीक है। तो हाँ जी, किसको था पोस्ट पे डाउट? सपोज करो कि आपने कोई पोस्ट क्रिएट करनी है, इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट क्रिएट करनी है, या फिर आपने कोई भी एक लिंक्डइन पे ही सही, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया और आप चाहते हो कि आप लिंक्डइन पे अपनी एक पोस्ट डालो कि भाई मैंने ये क्रिएट कर लिया है। आपने एक टेम्पलेट क्रिएट किया, मैंने अपना कंटेंट लिखा, मैंने फोटो लगाई, मैंने हैशटैग लगाए, अब आपने पब्लिश पे क्लिक किया, ठीक है? आपका एक फॉर्म बना गया, ठीक है? आपने एक फॉर्म बनाया जिसमें क्या, आपने पोस्ट का टाइटल डाला, पोस्ट की डिस्क्रिप्शन डाली, पोस्ट की इमेज डाली, ठीक है? फिर आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया, और जो फॉर्म आपने क्रिएट किया वो फॉर्म क्या जाएगा नेटवर्क पे, और वहाँ पे प्रोटोकॉल के थ्रू, HTTP के थ्रू आपका बैकएंड पे जाएगा, ठीक है? और बैकएंड पे जाने के बाद वहाँ पे लॉजिक चेक जो आपने लिखे हैं, सपोज आपने लॉजिक लिखा है कि अगर नेम नहीं है, तो वहाँ पे बता दिया जाए कि नेम इज रिक्वायर्ड समथिंग, ऐसे करके एरर लिखे होते हैं। एरर एक्सेप्शनल हैंडलिंग कहते हैं इस चीज़ को, ठीक है? अभी इस चीज़ को भी इग्नोर मारते हैं, ठीक है? सपोज करो कि आपने डाटा भेजा बैकएंड पे, और बैकएंड का सिर्फ ये काम है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, तो हम क्या करेंगे, उसे डाटाबेस में सेव कर देंगे, ठीक है? और आपने जब लिंक्डइन पे पोस्ट क्रिएट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी, तो लिंक्डइन के बैकएंड पे गया, और फिर उसने चेक किया कि हाँ जी कौन भेज रहा है, तो पता लगा कि अच्छा ये तो मस्ट का स्टूडेंट है। तो इसने क्या किया, डाटाबेस में डाटा ऐड कर दिया, और आपकी प्रोफाइल में डाटा अपडेट हो गया। पोस्ट का काम सिर्फ इतना ही है कि वो डाटा क्रिएट करता है डाटाबेस में, ठीक है? पोस्ट डन है। किसी को पोस्ट में कोई डाउट है? आगे बढ़े। पोस्ट के एक और एग्जांपल बताऊं, तो जब आप साइन अप करते हो किसी वेबसाइट पे गए, तो आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अब क्रिएट करते टाइम अपना डाटा आप देते हो, अपना नेम दिया, अपनी ईमेल दी, अपनी अपना एक पासवर्ड क्रिएट किया। अब वो डाटा जब बैकएंड पे गया, तो उसने डाटाबेस में सेव कर लेना है कि भाई न्यू यूज़र आया है, उसका डाटा सेव करना पड़ेगा, क्योंकि जब लॉगिन करेगा, तो अगर सेव होगी डिटेल्स, तभी तो चेक करेगा ना कि पासवर्ड है सेम है, ईमेल सेम है। तो वो जब सेव करता है, उसको कहते हैं पोस्ट मेथड से कॉल करना। सिंपल। अगला है हमारे पास पुट। पुट और पैच दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? दोनों से घबराना नहीं है। पुट और पैच क्या होते हैं? पुट और पैच का काम है कि अपडेट करना, ठीक है? पुट और पैच का काम है अपडेट करना। जब भी आपने कोई डाटा लिया, आप अपनी प्रोफाइल में जाओगे, या जो हम एग्जांपल देते आ रहे हैं उसी को फॉलो करते हैं। आपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल खोली, आपने अपना यूज़र नेम अपडेट करना है, आपने अपना नेम अपडेट करना है, आपने अपना फ़ोन नंबर गलत भर दिया, आपने वो अपडेट करना है, ठीक है? कुछ भी अपडेट करना है, तो वहाँ पे कौन सी रिक्वेस्ट जाती है? पुट और पैच, दोनों में से एक जाएगी। ठीक, दोनों में फ़र्क क्या है ये मैं बताऊंगा। अभी के लिए सपोज करो कि सिर्फ पुट जा रही है, ठीक है? ओए ओए, बंद हो जा। अभी के लिए सपोज करो कि पुट रिक्वेस्ट जा रही है। पुट रिक्वेस्ट से क्या होता है ना, कि हम अपडेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग डाटा को जो डाटाबेस में सेव है, ठीक है? इसका सिर्फ इतना सा काम है।
जब भी आप कोई रिक्वेस्ट भेजोगे पुट से, तो वो डाटाबेस में अपडेट करने के लिए काम किया जाता है। इतना सही काम है। आपने अपना रिक्वेस्ट भी, अपने डिटेल्स भी साथ में भेजनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको अपने आप पता लग जाएगा कि कहाँ पे अपडेट करना है। आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। बाय डाटा पास करना पड़ेगा, एक की पास करनी पड़ेगी। लाइक आपने डाटाबेस में डिटेल्स एडिट करनी है अपनी, ठीक है। आपने नेम अपना एडिट किया, आपने नेम में स्पेलिंग गलत लिख दी अपने, ठीक है। तो आप जब एडिट पे क्लिक करोगे तो आपका बाकी डाटा भी जाता है, लाइक जिससे आपको डाटाबेस में सर्च किया जाता है, ठीक है। एक बार आपको डाटाबेस में सर्च कर लिया गया, लाइक सपोज करो आपका यूजर नेम ही सही, यूजर नेम तो सबका यूनिक होता है ना। इंस्टाग्राम पे सबका यूजर नेम यूनिक है। तो डाटाबेस में जब भी डाटाबेस में चेक किया जाएगा, लिस्ट चेक की जाएगी, तो आपके यूजर नेम से चेक किया जाएगा सपोज करो। तो यूजर नेम से चेक किया गया आपको, आप मिल गए हमें, ठीक है। अब डाटा होगा तभी तो अपडेट करेंगे। तो आप मिल गए, तो मिल गए तो आपका डाटा चेक किया जाएगा कि हाँ भी क्या अपडेट करना है। आपने अपना नाम अपडेट करना है, तो आपका नाम अपडेट कर दिया जाएगा और आपको रिस्पॉन्स भेज दिया जाएगा कि हाँ भी अपडेट हो गया, ठीक। इतना सा काम है पुट का। पुट के जैसे एक पैच भी होता है, बट डू पैच डू पैच क्या करता है, पैच भी सेम ही काम करता है कि वो भी अपडेट करता है। बट आप पूछोगे कि भाई फिर फर्क क्या है, दो मेथड का क्या काम हो गया, क्या हो गया मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या करता है, पुट हमारा सारा पूरा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डाटा स्टोर होता है ना। तो पुट क्या करता है कि पूरे ऑब्जेक्ट को अपडेट कर देता है, ठीक है। आप जो वैल्यू दोगे वो पूरे अपडेट को, पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ अपडेट कर देगा। अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर से समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे नेम है, नोवेल, ठीक है। और यहाँ पे इधर ये आएगा, लोकेशन लगा सकते हैं, मोहाली, ओके। तो यहाँ पे नेम है और लोकेशन है, डाटाबेस में डाटा सेव है, ठीक है। नो एसक्यूएल के फॉर्मेट में। एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में फ़र्क तो पता होगा, आपने डीएसए कर डाटाबेस कर रखी होगी, सपोज कर रहा हूँ। तो नो एसक्यूएल के फॉर्म में मोंगोडीबी में डाटा सेव हो गया। अब आपने किया पुट रिक्वेस्ट कि भाई ना ना ना, मोहाली में नहीं है, ये तो है पुणे में। तो जब आपने यहाँ पे डाटा भेजा ना, कि पुट रिक्वेस्ट के साथ आपने भेजा कि क्या अपडेट करना है और कहाँ पे अपडेट करना है, ये भेजना पड़ता है, ठीक है। क्या अपडेट करना है और कहाँ पे अपडेट करना है, ठीक है। कहाँ पे अपडेट करना है वो तो किसी यूनिक आईडी के थ्रू वो ढूंढ लेता है, ठीक है। वो यूनिक आईडी हम भी भेजते हैं, ठीक है। या तो आईडी भेजते हैं या तो डाटाबेस में जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उनकी अपनी भी एक स्पेसिफिक आईडी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो उससे भी सर्च हो जाता है। तो बस कहने का मतलब ये है कि पुट और पैच में सर्चिंग होती है, ठीक है। सर्चिंग होती है, सर्च कर लिया, उसके बाद उसको करेंगे अपडेट। अपडेट करने के लिए डाटा भी यूज़र ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। कहाँ पे अपडेट करना है ये यूज़र ही बताएगा, अपने आप तो किसी को पता लगेगा नहीं, तो वो यूज़र बताता है और उसे अपडेट कर दिया जाता है। अब जब पुट से अपडेट होता है तो वहाँ पे क्या होगा कि एक और आप ऐसा समझ सकते हो कि एक पूरा हाँ, यहाँ पे एक पूरा हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, और पूरा ऑब्जेक्ट अगर हमने पुणे, यहाँ पे मोहाली कर देते हैं, मोहाली, ठीक। तो क्या होगा कि भाई जो चेंज किया वो तो चेंज किया ही किया, और जो नहीं चेंज किया वो एज इट इज आएगा, और पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट दोबारा से प्रिंट होगा, ओके। बट इन केस ऑफ पैच, पैच के केस में क्या होता है कि सिर्फ ये डाटा, इतना सा डाटा दोबारा से प्रिंट होगा, ठीक है। इतना सा डाटा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और ये वाला नहीं, ये वाला गलत सिलेक्ट कर लिया मैंने। ये वाला डाटा सिर्फ यहाँ पे प्रिंट होगा और बाकी का डाटा हिलेगा भी नहीं, ठीक। इसलिए बस यही फर्क है पुट और पैच में। ओहो, मोहाली कर देते हैं, समझ तो आ ही गया, ठीक। बस यही फर्क है पुट और पैच में। इसके अलावा एक और मेथड एग्जिस्ट करता है हमारे पास। वो क्या मेथड होता है, DELETE, ठीक है। डिलीट मेथड। डिलीट मेथड क्या करता है कि डाटाबेस से डाटा डिलीट करता है, बस इतना सा काम है, और कुछ नहीं करता ये। समझे, समझे समझे समझे। ओके, एक चीज़ और बताता हूँ। देखो,
जब HTTP से HTTP में प्रोटोकॉल पे डाटा भेजा जाता है ना, HTTP मतलब HTTP कम्युनिकेशन के लिए काम किया जाता है। अब कम्युनिकेशन करेंगे बैकएंड और सर्वर और क्लाइंट का जब कम्युनिकेशन होगा तो डाटा भेजा जाएगा, है ना। एक साइड दूसरी साइड को डाटा भेजेगी, क्लाइंट अब सर्वर को डाटा भेजेगा, डाटा क्लाइंट को सर्वर डाटा भेजेगा। तो डाटा भेजने के ये सारे हैं हमारे मेथड्स की, काम क्या क्या करवाना है। अगर सिर्फ डाटा फेच करना है तो गेट यूज़ करते हैं। फेच मतलब इसने रिक्वेस्ट की यहाँ से कि भाई मुझे डाटा चाहिए, तो इसने गेट मेथड से रिक्वेस्ट किया और सर्वर को फिर पता लग जाता है कि अच्छा गेट मेथड है, तो ठीक है फिर मतलब सिर्फ डाटा भेजना है तो वो भेज देता है। पुट मेथड से करेगा तो सर्वर को पता लग जाता है कि भाई अच्छा कुछ क्रिएट करने के लिए रिक्वेस्ट आई है, तो वो क्रिएट कर देता है। ठीक है, राउट्स बनाए जाते हैं सर्वर पे जिससे ये सारे लॉजिक वर्क करते हैं। पुट पैच डिलीट ये सारे ऐसे ही वर्क करते हैं। क्लाइंट हर एक स्पेसिफिक कॉल के लिए अलग अलग मेथड यूज़ करता है, डिपेंड्स ऑन अवर यूज़ केस। अगर हमने जो काम करना है उस चीज़ के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो होता है रिस्पॉन्स कोड्स। रिस्पॉन्स कोड्स क्या होते हैं? रिस्पॉन्स कोड्स, ओके, व्हाट इज रिस्पॉन्स कोड्स? रिस्पॉन्स कोड्स हो सकते हैं, कैसे बताऊं। सपोज करो कि आपको किसी ने बोला, आपने किसी को पैसे उधार दिए थे, वही एग्जांपल दोबारा से बताऊंगा। ठीक है, आपने अपने दोस्त को पैसे उधार दिए। ओके, अब आपने बोला कि आपने रिक्वेस्ट की कि भाई मेरे पैसे वापस मोड़ दे। ठीक है, उसने आपको आपके पैसे वापस मोड़ दिए। ठीक है, क्रेडिट इज रिसीव्ड, वापस हो गए। तो आपने क्या बोला कि ठीक है पैसे आ गए। ओके, जब भी आपने यूपीआई या फिर किसी से पेमेंट की है तो वहां पे आपको ग्रीन टिक मिलता है वापस, है ना, मिलता है ना, फीडबैक में या फिर रिस्पॉन्स में। तो वही रिस्पॉन्स कोड को कहते हैं, रिस्पॉन्स कोड ही कहते हैं वैसे तो। वो फीडबैक जो आता है, एक्नॉलेजमेंट जो आती है, उसे कहते हैं रिस्पॉन्स कोड। और रिस्पॉन्स कोड एक हमारी कैटेगरी में डिवाइड कर चुके हैं, 100 से लेके 500 तक। इतनी कैटेगरीज हैं जिसमें हम रिस्पॉन्स कोड को तोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि 100 से लेके 500 तक हर एक नंबर एग्जिस्ट करता है, बट ऐसा भी है। हाँ, 100 से लेके 200 एक कैटेगरी को एग्जिस्ट करते हैं, 200 से लेके 300 एक कैटेगरी को एग्जिस्ट करते हैं, 300 से लेके 400 तक एक कैटेगरी को एग्जिस्ट करते हैं, और 400 से लेके 500 तक एक कैटेगरी एग्जिस्ट करते हैं। और 500 भी एग्जिस्ट करता है, ऐसी बात नहीं है। 500 से लेके आगे और भी 600 तक, 500 से लेके आगे कभी रुके ही नहीं और ज़्यादा यूज़ भी नहीं होते। तो ऐसा कह सकते हैं इतने ही एग्जिस्ट करते हैं। और सबसे पॉपुलर अगर वाले बताऊं मैं तो आपने सुना होगा कि 404 एरर। अगर आप किसी ऐसे पेज को विजिट करते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अगर आप अमेजोन पे ही जाओ, अगर मैं यहाँ से अमेजोन और कुछ कोई ऐसे लिंक पे जाते हैं जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने 404 नहीं दिखाया। किसी और पे जाएं, ब्लिंक ब्लिंकिट पे जाएंगे। अरे यार, एक तो ये लोकेशन बहुत मांगता है। एप्पल पे जाते हैं। इसको कनेक्ट कर रहा है। कोई और वेबसाइट है एग्जिस्ट करती है जोमेटो? जोमेटो मोबाइल, मोबाइल नहीं। यहाँ पे हम कुछ फालतू लिखना चाहेंगे और सर्च मारेंगे तो यार यही तो शो करना था मुझे कि 404 जो रिस्पॉन्स कोड है वो रजिस्टर है, कह सकते हो। वैसे यहाँ पे कोई हार्ड कोड रूल नहीं लिखा गया कि 404 हमेशा पेज नोट फाउंड को ही शो करेगा, बट इंडस्ट्री या फिर कह सकते हैं आप डेवलपर कम्युनिटी ने इसे
फिक्स कर दिया कि भाई 404 मतलब पेज नॉट फाउंड। जैसे हम किसी का नाम डालते हैं, किसी अपने प्रोफेसर का नाम डाल दिया या फिर किसी टीचर का नाम डाल दिया, कॉलेज वगैरह में करते रहते हैं, कोई हार्ड कोड रूल नहीं है कि इसका नाम यही है, ठीक है, उसका नाम तो वैसे वो है भी नहीं, हमने ही डाला है। तो वैसे ही 404 कोई हार्ड कोड रूल नहीं है, आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बट ऐसा है कि गिवन अच्छी प्रैक्टिस है कि 404 सिर्फ वहीं पे यूज़ करते हैं जहाँ पे पेज नॉट फाउंड शो करना है। ऐसे ही हमारे पास और भी कुछ है पॉपुलर, अगर बताऊँ तो कौन कौन से होते हैं, तो 200 होता है एक, जो मुझे याद है मैं वो बताता हूँ। सक्सेस के लिए यूज होता है, ठीक है। जब हमारा रिस्पॉन्स चल जाता है कि हाँ आपने कुछ क्रिएट किया, ठीक है, और वो डाटाबेस में सेव हो गया, तो डाटा सक्सेसफुली हो गया। और डाटाबेस में सेव हो गया, इसका एक और होता है कि डाटा एडेड, क्रिएट करने के लिए जब कोई डाटा क्रिएट किया जाता है तो वहाँ पे होता है क्रिएटेड का कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सक्सेसफुल वाले हैं, ठीक है, 200 से लेकर 300 तक जो होते हैं ना, वो वही होते हैं कि सक्सेसफुली आपकी रिक्वेस्ट जो होगी या वो सक्सेसफुली सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो 200 से लेकर 300 तक वो वाले कोड्स होते हैं। इसके बाद अगर 400 वाले बताऊं तो एरर वाले होते हैं, अभी हमने देखा है ना, लाइक रॉन्ग डाटा इनपुट कह सकते हो। 404 तो हमने देख ही लिया, पेज नॉट फाउंड। उसके अलावा और भी होते हैं लाइक 401 भी होता है, अनऑथराइज्ड या अनऑथराइज्ड। 500 वाला भी होता है। 500 वाली जो कैटेगरी होती है उसमें होता है इंटरनल एरर, सर्वर की साइड पे जो एरर होते हैं ना, वो कहते हैं इंटरनल एरर, इंटरनल या फिर सर्वर एरर, सर्वर एरर श्योर। तो these are some popular रिस्पॉन्स कोड्स जो मतलब प्रोटोकॉल्स पे यूज़, एच टी टी पी प्रोटोकॉल्स पे यूज़ किए जाते हैं। तो ये थोड़े थोड़े पॉपुलर जो मोस्ट ऑफ द केस आप देखोगे ये यूज़ होते हैं, ठीक है। समझे? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? ठीक है, थोड़ा सा इसे देखो और एक सेकंड के लिए सांस लो। मैं भी थोड़ी सी सांस लेता हूँ। ठीक है, अब बारी है बैक एंड की। रिक्वेस्ट कम्युनिकेशन कैसे होती है ये भी पता लग गया, ठीक है। फ्रंट एंड कैसे बनाते हैं ये तो हम करते आ रहे हैं, बैक एंड कैसे बनाते हैं अब बारी है ये वाली, कि बैक एंड कैसे बनाते हैं। बैक एंड लिखने के लिए अलग अलग मतलब लॉजिकल पार्ट है बैक एंड, तो लॉजिक तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सपोर्ट करती है ना। हर प्रोग्रामिंग पी एच पी एच टी एम एल तो नहीं करती वैसे, लैंग्वेज है बट लॉजिक नहीं सपोर्ट करती, इसलिए उसे लैंग्वेज माना नहीं जाता। और इसके अलावा हमारे पास कौन सी लैंग्वेज होती है, पाइथन होती है, जावा, स्प्रिंग बोर्ड, सी शार्प और जे एस हो गई जी। पहले जे एस में ना बैकएंड लिखा नहीं जाता था। अर्लीस्ट डेज की बात करूं जब टेक्नोलॉजी अभी शुरू ही हुई थी, है ना, वेबसाइट शुरू हुई, इंटरनेट शुरू हुआ था, तब ऐसा था कि बैकएंड लिखने के लिए हम अलग लैंग्वेजेस यूज़ करते थे। स्टार्टिंग में क्या होता था कि दो ग्रुप्स थे, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिफोर नोड जेएस। कहानी थोड़ी सी ना तुम्हें कहानी बताता हूँ, पहले कैसे चलता था बिफोर नोड जेएस। नोड जेएस से पहले क्या होता था, जब नोड जेएस नहीं था तो दो सेक्शन बट रखे थे डेवलपर्स के। एक तो था फ्रंट एंड, एक फ्रंट एंड कम्युनिटी, एक थी हमारे पास बैक एंड कम्युनिटी, बीएससी के बीएनडी, बैक एंड कम्युनिटी, ठीक है। दो कम्युनिटी होती थी और इसमें लैंग्वेज कौन कौन सी होती थी, इसमें हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी में काम करते थे, एच टी एम एल, सी एस एस, जे एस। जे एस जो ब्राउज़र में यूज़ होती थी, ठीक है, उस टाइम। और वो भी बहुत कम यूज़ होती थी, लाइक बटन क्लिक हो गया, फॉर्म सबमिशन हो गया, बस इतना ही। जे एस का काम सिर्फ इतना होता था स्टार्टिंग के डेज में, ठीक है, जब सिर्फ ब्राउज़र में एग्जिस्ट करती थी जे एस। और बैकएंड में हम पाइथन, पी एच, जावा, सी शार्प, समथिंग, ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेज, रूबी हो गया, है ना। तो बहुत सारी लैंग्वेज हमें बैकएंड सपोर्ट करती थी, तो अलग अलग डेवलपर्स की कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी। फिर एक आए भाई साहब
भाई साहब का मुझे नाम याद नहीं है, रियान समथिंग करके कुछ था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई ऐसा अलग अलग तो नहीं चलेगा, हमने क्या करना है कि एक ही लैंग्वेज जेएस को बाहर निकालना है। उन्होंने तो ये किया। उन्होंने क्या किया कि इंजन निकाला जेएस का। कहाँ से? किसी ब्राउज़र से, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो उस टाइम ब्राउज़र में ही एग्जिस्ट करती थी, राइट? ब्राउज़र में एग्जिस्ट करती थी तो ब्राउज़र में कंपाइल होती थी। तो अपने पास पूरा कंपाइलर है नहीं। अगर अभी भी बात करूं मैं, तो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर ही नहीं है, ठीक है? तो हम कंपाइल कैसे करते हैं? इसका होता है इंजन। और वो इंजन निकाला कहाँ से? वो निकाला हमने क्रोम से। हमने तो नहीं, कुछ डेवलपर्स ने निकाला, कुछ होनहार सीनियर्स हमारे डेवलपर्स। उन्होंने क्या किया कि हमारा जो क्रोम है, ठीक है, क्रोम का पकड़ा गया और वहां से हमारा V8 इंजन निकाला गया। पूरा तो नहीं, हाँ, उसका कुछ पार्ट निकाला गया, ठीक। उसको यूज किया गया किस क्या बनाने के लिए? क्या बनाया उससे? नहीं बोलोगे? उससे बनाया गया नोड.js। बस। और जैसे ही नोड.js बना, नोड.js जैसे ही यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया, तो उसने पूरे डेवलपर कम्युनिटी को, जो फ्रंट एंड डेवलपर्स थे, फिर से बोल रहा हूँ, जो फ्रंट एंड डेवलपर थे, उन्हें पावर दी कि भाई वो अपने लॉजिक ब्राउजर के बाहर भी लिख सकते हैं, राइट? समझे? पहले क्या होता था कि जावास्क्रिप्ट जो थी वो सिर्फ ब्राउजर में चलती थी, लाइक क्रोम में मैंने खोला क्रोम, और कंसोल में सिर्फ यहाँ पे ही मेरी जावास्क्रिप्ट एग्जिस्ट करती थी, ठीक है? इसके बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फिर किसी भाई साहब ने क्या किया कि यहाँ से नोड V8 इंजन निकाला क्रोम का, और उसे रैप अप किया जावा के साथ, और उसे बना दिया नोड.js। नोड.js क्या करता है कि जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर रन करने की कैपेबिलिटी देता है, क्योंकि जो चीज़ ब्राउज़र के अंदर रन करती थी वो चीज़ बाहर निकाल दी गई। अब जावास्क्रिप्ट बाहर भी रन कर सकती है, और ये सर्वर, अब जहाँ पे भी आप नोड.js को इंस्टॉल कर दोगे वहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन करेगी। इट इज़ लाइक ए कंपाइलर ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक। तो हुआ क्या कि पूरी डेवलपर कम्युनिटी जो भी फ्रंट एंड की थी, उन्हें एक अपर हैंड मिल गया कि वो अपनी सेम लैंग्वेज पे, जिस लैंग्वेज पे वो वर्क करते हैं जावास्क्रिप्ट, उससे वो लॉजिक लिख सकते हैं, पूरा सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, पूरी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। उन्हें मल्टीपल लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। ये उन्हें थोड़ा सा मिला अपर हैंड, ठीक। तो इवेंचुअली क्या क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट ने पॉपुलैरिटी पकड़नी शुरू की, ठीक है। फिर अपडेट आने लगे। अपडेट आने लगे तो ऐसा है ना कि ये थोड़ी सी मैंने स्टोरी स्किप कर दी। ऐसा है कि हर ब्राउज़र अलग अलग चलता था, ठीक है। हर ब्राउज़र, अभी नोड जेएस नहीं आ रखा, ठीक है, थोड़ा सा पीछे और जाओ, कि हर ब्राउज़र अलग अलग वर्क करता है। हर क्रोम अलग कंपनी है, फायरबेस फायर फायरफॉक्स या फायरफॉक्स अलग कंपनी है ना? मोजिला अलग कंपनी है, मोजिला ही फायरफॉक्स है शायद। और पैरामिनी अलग कंपनी है। तो हर कंपनी अलग अलग अपने ब्राउजर बना रही है, हर कंपनी के अलग अलग जेएस के स्टैंडर्ड है। तो वहाँ पे कुछ डेवलपर्स ने देखा कि भाई कोई हर कंपनी अपनी अपनी मर्जी कर रही है। तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड रूल बुक डिज़ाइन की गई जेएस के लिए, जिसे कहा जाता है एक्मा स्क्रिप्ट। एक्मा स्क्रिप्ट क्या है? ECMAScript, इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर जावास्क्रिप्ट, कि जावास्क्रिप्ट कैसे रन हो करनी है, उसके एक्शन कैसे डिफाइन करने हैं, हर एक मेथड, हर एक फंक्शन, हर एक ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करेगा, ठीक है। इसे डिफाइन किया गया एक्मा स्क्रिप्ट में। एक्मा स्क्रिप्ट एक काइंड ऑफ रूल बुक कह सकते हो, जो हमें वर्किंग बताती है जावास्क्रिप्ट की। जो लोग कंपाइलर बनाना चाहते हैं, जो लोग ब्राउज़र बनाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है। यहाँ से आप वो पढ़ सकते हो कि बिहाइंड द सीन कौन सी चीज़ कैसे एग्जिस्ट करती है, कैसे वर्क करती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। बहुत ही एडवांस लेवल पे होता है ये डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ओपन ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ओके, ये तो हो गया अपना स्टोरी कह सकते हो, ठीक है। काम कैसे होता था ये भी हो गया। अब कैसे काम होता है? तो हाँ, उसका नाम था रियान समथिंग, रियान। ओके, देखें क्या? Who made Node.js? रियान दाल,
2009 में बनाया गया, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोड जेएस ही है हमारे पास, बन नया, ठीक है। यहाँ पे बन एग्जिस्ट करती है जो अभी ताया ताया लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। बन भी काफ़ी अच्छा एक इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट के लिए, और ये मतलब कमिटमेंट देता है कि मैं जावास्क्रिप्ट से बहुत ज़्यादा फास्ट हूँ और नोड जेएस से काफ़ी फास्ट हूँ। तो ये बताता है। ओके, वैसे भी बात करें तो नोड जेएस कोई अ, एक लैंग्वेज नहीं है, कि इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि जावास्क्रिप्ट रन कर सकती है, बस इतना सा है नोड जेएस। नोड जेएस समझ लगा क्या चीज़ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास काम है बैकएंड। बैकएंड कैसे काम करता है, हमने अब करने हैं अपने लॉजिक्स लिखने हैं और बैकएंड पे काम करना है। रिक्वेस्ट आएगी, डाटाबेस में सेव होगा, अगर रिक्वेस्ट डाटाबेस में सेव करने लायक हुई, और फिर रिस्पॉन्स हमारे सर्वर पे भेजा जाएगा, सर्वर से दोबारा फ्रंट एंड में आएगा। ठीक, इतना सा काम है। एक सेकंड रुकना जरा। तब तक एक काम करो, अपने अपने सिस्टम में नोट जेएस इंस्टॉल कर लो। अगर नहीं इंस्टॉल किया कर रखा तो इंस्टॉल करो, यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। काफ़ी स्लो इंटरनेट है यार। 4 मिनट। इससे इंस्टॉल करो और डाउनलोड करो, डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो। ठीक। नोट जेएस वैसे काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो गया। इसकी पॉपुलर होने की वजह भी थी, उस टाइम में ऐसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और ये जैसे ही आया इसने पूरी डेवलपर कम्युनिटी को एक अपर हैंड दे दिया कि भाई यूज़ करो, ब्राउज़र के बाहर जावास्क्रिप्ट यूज़ करो, जो मर्जी बनाओ। और काफ़ी फास्ट था, सुपर फास्ट था, क्योंकि यहाँ पे क्रोम का तो गूगल का वेट इंजन यूज़ किया गया, तो फास्ट तो है ही, ठीक है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है नोट जेएस में, नोट जेएस में आपको मिल जाएगी एक लाइब्रेरी, एक कम्युनिटी कह सकते हो, या एनपीएम। एनपीएम एक हमारे पास काइंड ऑफ एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत तरह के लाइब्रेरी से, आप तो मैं कैसे समझाऊँ, पैकेजेस कह सकते हो, या पैकेजेस यहाँ पे ओपनली डिप्लॉय कर रखे हैं आपके डेवलपर्स ने। अब ये क्या चीज़ होती है ये भी नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। देखो, सपोज करो स्टार्टिंग में कैसे होता था, ये भी एक वैसे अच्छी कहानी है अगर सुनना चाहो तो। कोडिंग कम्युनिटी का एम क्या है, अगर आप कोडर बन गए तो आपका एम क्या रहेगा, ठीक है। जो स्टार्टिंग में कोडिंग शुरू हुई उनका एम क्या था, उनका एम यही था कि हम कोड लिखें और कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें, है ना। हम कोई ऐसा लॉजिक लिख दें कि जिससे कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसी इसी थॉट की वजह से, इसी अप्रोच के कारण कैलकुलेटर बना, ठीक है। कैलकुलेटर की अप्रोच क्या थी कि भाई ह्यूमन को कैलकुलेशन करनी पड़ती है, टाइम वेस्ट होता है, ऐसा वैसा ये वो। तो उन्होंने एक लॉजिक लिखा जो जिसने क्या किया, कैलकुलेशन को मिली सेकेंड्स में डन करने के लिए फिजिबल कर दिया, राइट। तो कोडिंग कम्युनिटी का तो एम शुरू से यही रहा है कि कुछ अच्छा करना है और चीज़ें आसान करनी है, ठीक है। और एक और हमारे पास काम करने का एक और तरीके से, मैं अगर यही बात बोलूँ तो काम ऐसे करना है कि उस काम को इजी कर दिया जाए और दोबारा उतनी मेहनत ना लगे, ठीक। वही वही तरीका है, ठीक है। और सपोज करो कि आपने स्टार्टिंग में जहाँ पे अभी इंटरनेट पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी ताया ताया इंटरनेट शुरू हुआ, आपने एक कोड लिखा, ठीक। आपने लिखा कैलकुलेटर ही बना, अभी कैलकुलेटर भी नहीं एग्जिस्ट करता सपोज करो, ठीक है। आपने एक अपना कैलकुलेटर बनाया, आपने लॉजिक बनाए कि मेरे को कैलकुलेटर के लॉजिक लिखने हैं, और मैंने फर्स्ट है अपना फर्स्ट कैलकुलेटर बना दिया, ठीक है। अभी इंटरनेट पे कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता, कोई डिवाइस ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो कैलकुलेशन कर दे। ओके, अब आपने बना दिया, अब आपके पास एक सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का, ठीक। अब आप चाहोगे नहीं कि आप किसी को शेयर करो, है ना, पूरी ह्यूमैनिटी का ह्यूमैनिटी की हेल्प हो जाए, ठीक। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि डाटा को शेयर करना पड़ता था, जिसके कारण हमारी नेटवर्किंग शुरू हुई, इंटरनेट पे डाटा भेजना शुरू हुआ, ताकि वेबसाइट शुरू हो गई, है ना। प्रोटोकॉल्स बनाए गए डाटा भेजने के लिए, है तो वही सारा। एक डाटा मुझे दोबारा ना लिखना पड़े, इसलिए उसे शेयर करना पड़ा, ठीक। अगर इसी को और तरीके से बोलूँ तो मैंने कोई कोड लिखा, मेरे दोस्त को उसकी कोड की ज़रूरत है, तो या तो मैं उसके घर जाके
उसे दिखा सकता हूँ कि भाई ये देख, ये इस लाइन के बाद ये लिख, इस लाइन के बाद ये लिख, या फिर मैं उसे थ्रू केबल्स उसे शेयर कर सकता हूँ, राइट। तो उसके पीसी में शेयर हो जाएगी। इसके अलावा उसे और किस तरीके से दे सकता हूँ, बस यही दो तरीके थे, ठीक है। फिर इवेंचुअली हमारे पास इंटरनेट आया। इसी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए, डाटा शेयरिंग की रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए इंटरनेट बनाया गया, ठीक है। ताकि हम कनेक्ट कर सकें, किसी वायरलेस पीसी से कनेक्ट कर सकें, किसी और कॉन्टिनेंट में बैठे पीसी से कनेक्ट कर सके, ठीक है। मल्टीपल पीसी अलग अलग कॉन्टिनेंट में बैठे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सके, ठीक है। इसलिए ऐसे इंटरनेट बना। हो गया डाउनलोड, अच्छी बात है, डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो। तो ऐसे नेटवर्किंग ही शुरू हुई, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया शायद। या पैकेजेस बता रहा था। तो ऐसे नेटवर्किंग शुरू हुई। फिर हुआ कि भाई नेटवर्क कोड तो शेयर होने लगा, ठीक है। बट अभी अभी भी ये सीन था कि मैं कोड लिखता था, ठीक है, कनेक्ट तो हो गए, अब उसे भी वो कोड लिखना पड़ रहा है। तो एक क्लाउड कह सकते हो, क्लाउड या एक स्टोरेज कह सकते हैं, क्लाउड ही कह लो। जहाँ पे क्या होता है ना कि हम कोड लिख के वहां पे पुश करते हैं। आपने कैलकुलेटर का अपना एक लॉजिक लिखा, आपने वहां पे पुश कर दिया। अब आप चाहते हो कि जब भी किसी को कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड कोई काम करना है, तो वो क्या करेगा, मेरी लाइब्रेरी इंपोर्ट करे और उस पर वर्क करे। उसे दोबारा कोड लिखने की क्या जरूरत है। आप समझे मेरी बात। मैं फिर से बताता हूँ। आपने कोई सम फंक्शन लिखा, सम ए प्लस बी, ठीक है। यह तो छोटा सा एग्जांपल है, बहुत बड़े बड़े लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब आपने एक मॉड्यूल लिख दिया, ठीक। अब आप चाहते हो कि मेरे को जितना भी काम करना है इस मॉड्यूल का, मेरे को बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने मॉड्यूल इंपोर्ट करना है और काम करना है और हो जाना है मेरा काम। आपने उसे कर दिया क्लाउड पे पोस्ट। अब जब भी किसी यूजर को वो सेम काम करना होगा, वो क्लाउड को इंपोर्ट करेगा, क्लाउड से इंपोर्ट करेगा उस मॉड्यूल को, अपना काम करेगा और काम डिप्लॉय कर देगा अपना, बस इतना सा। ये किया एनपीएम ने। वैसे ये शुरू से होता आ रहा है। एनपीएम यही चीज करता है, वो पैकेज एक लाइब्रेरी है। यहाँ पे बहुत सारे पैकेज डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। आप अपना पैकेज बना के यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। अगर आपने किसी और किसी तरह का पैकेज बनाना है तो एक्सियोस, एक्सियोस, तो इस पे साइन अप करो सबसे पहले, ठीक है। रजिस्टर करो और बस कुछ नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन, बस साइन अप करने की जरूरत पड़ती है, कोई पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है जिसमें आप खुद कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अपने कोई लाइब्रेरी बनानी है, साइन अप करो, डाटा कोड लिखो वीएस कोड में और डिप्लॉय कर दो, बस इतना सा काम है। लाइब्रेरी ऐसे बनाई जाती है, ठीक है, ओपन सोर्स की। और अगर बना रहे हो तो अच्छी बात है, मुझे भी टैग करना, अगर बना दिया तो मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा आपके ओपन सोर्स में। और ऐसे ही ओपन सोर्स के कोर्स प्रोजेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है, अगर अच्छा प्रोजेक्ट बन गया तो उसे बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद लेती हैं वैसे तो, सो या अक्वायर कर ली जाती है। दिस इज एक्सियोस। एक मैंने लाइब्रेरी खोली। एक्सियोस क्या करता है कि नेटवर्क रिक्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट भेजी जाती है सर्वर साइड पे। अब क्लाइंट साइड से कैसे रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। अब आप क्लाइंट साइड पे एच टी टी पी, एच टी एम एल सी एस एस और जे एस लिखते हो, तो रिक्वेस्ट कैसे भेजोगे, एच टी एम एल सी एस एस जे एस से, है ना। वहाँ पे काम आता है। वैसे तो फॉर्म मेथड होता है, फॉर्म यूज़ करता है, एक्शन से हम डाटा भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जेएस से भेजना चाहते हैं तो लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है क्लाइंट साइड की। एक्सियोस करके हमारे पास एक लाइब्रेरी आती है जो क्या करती है, नेटवर्क रिक्वेस्ट करने के लिए, कॉल करने के लिए हमें कैपेबल बनाती है। बस इस लाइब्रेरी का काम यही है। जो फैच करता है, फैच क्या करता है, फैच भी तो यही करता है। फैच हमें नोड जेएस ने प्रोवाइड किया कि वो हमें कैपेबल बनाता है कि नेटवर्क रिक्वेस्ट कर सके। वैसे ही एक्सियोस भी है। एक्सियोस थोड़ा सा बेटर कहा जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एक्सियोस, क्योंकि ये फैच से थोड़ा बेटर है। फैच जब यूज़ करते हैं तो उसमें जो रिस्पॉन्स आता है उसे जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हम उससे पे वर्क कर सकें। बट जब एक्सियोस यूज़ करते हैं तो हमें कन्वर्शन नहीं करनी पड़ती डाटा की, वो कन्वर्ट होके ही ये मिलता है हमें। ये इसका अपर हैंड है, ठीक है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आप खोल सकते हो अगर देखना चाहो तो, इतने सारे डाउनलोड्स हैं, ठीक है। ये हमारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स है जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, 1.10 समथिंग करके। इसमें भी एक हमारे पास कैच होता है, जब भी मॉड्यूल के वर्जन नए लॉन्च किए जाते हैं तो इसके स्टेप्स होते हैं, ठीक है।
ये सबसे बड़े वाला जब बहुत बड़ा अपडेट होता है, पूरा फॉर्मेट ही बदल दिया जाता है, तो ये वाला नंबर इंक्रीज कर दिया जाता है। जब लाइक कुछ फीचर्स ऐड किए जाते हैं, फीचर्स रिमूव किए जाते हैं, तो इस नंबर को इंक्रीज कर दिया जाता है। जब छोटे मोटे बग्स रिजोल्व किए जाते हैं तो इस नंबर को अपडेट कर दिया जाता है। मतलब इसकी प्रायोरिटी ऐसी है कि जब जब बहुत कम अपडेट होता है, प्रायोरिटी वाला कोई बग सॉल्व कर दिया, तो लास्ट वाला नंबर अपडेट 1 आ जाएगा यहाँ पे, अब फिर से अपडेट होगा 2 आ जाएगा। तो ये इंक्रीमेंट होता रहता है, होता रहता है। ठीक है, स्टार्टिंग में 1.0.0 समथिंग ऐसा होता है। ओके, इसके बाद npm हो गया। npm नोड जेएस में है ना, हम नोड जेएस में थे npm वाला। और यही सेम हम, अब हमारे पास पैकेजेस भी है अगर देखें तो। और फ्रंट एंड का तो हमें काम आता ही है जीएस से। बैक एंड के लिए हम कैपेबल हो चुके हैं, हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज भी एग्जिस्ट करती हैं, एक एक्सप्रेस करके एग्जिस्ट करती है। तो हम भाई पूरी तरह से कैपेबल हैं कि हम बैक एंड भी लिख सकते हैं, फ्रंट एंड भी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस। तो हम हमें अब किसी लैंग्वेज की और ज़रूरत पड़ी नहीं उसके बाद। ठीक है, जो और बहुत सारा, बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हो ये, जो डेवलपर एक बार जावास्क्रिप्ट में घुस जाता है, उसे और कोई और कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये कह सकते हैं। जावास्क्रिप्ट से हम वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, सर्वर साइड लॉजिक लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ए आई एम एल में काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है ए आई एम एल में सिर्फ पाइथन ही है, गूगल भी सपोर्ट करता है जी एस से ए आई एम एल। तो या हम ऑलमोस्ट सभी काम कर सकते हैं, इसलिए जो डेवलपर इसमें घुस जाता है वो बहुत कम बाहर जाता है। पर जाते हैं लोग एक्सप्लोर करने के, जिनमें होती है थोड़ी एक्सप्लोरेशन की चुल होती है, वो जरूर एक्सप्लोर करते हैं। अच्छी बात है, एक्सप्लोर करना भी चाहिए, अलग अलग टेक्नोलॉजी देखनी चाहिए। हमें ये पता लगता है कि अच्छा जावास्क्रिप्ट में ये फीचर तो है ही नहीं। अब जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, जो कि एक काइंड ऑफ एक डिसएडवांटेजेस है, एडवांटेज है, बट उतना भी नहीं जितना इसे बोला जाता है। ये सारे काम बेटर तरीके से परफॉर्म कर लेता है। ठीक है, और अगर बात करें आगे की, तो बैकएंड लिखना कैसे है, लेट्स सी दैट। सबसे पहले नोड.जेएस डाउनलोड कर लो अपने पीसी में। कर ली सभी ने? अब खोलो, विंडो आर दबाना, ठीक है, चेक करने के लिए। विंडो आर, cmd लिखो यहाँ पे, एंटर करो, कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा, यहाँ पे लिखो नोड, एंटर कर दो। अगर यहाँ पे वर्जन, और वर्जन तो नहीं है, नोड ही खुलेगा, यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं cmd में। वर्जन आता है तो आपका डाउनलोड हो चुका है, अगर नहीं आता तो डाउनलोड नहीं हुआ। एक बार डाउनलोड कर लें, और अच्छी बात है, डाउनलोड कर लें तो आगे काम करेंगे। ठीक है, बैकएंड स्टार्ट करते हैं। बैकएंड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा नोड जेएस क्या होता है। नोड जेएस के लिए हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, और हम वो फाइल बनाते हैं। नोड में चले जाएं। ये अंदर ही हूँ मैं। ठीक है, इधर एक फोल्डर बनाते हैं, BACKEND डॉट इंडेक्स, डॉट फर्स्ट लिख दें, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डॉट इंडेक्स डॉट जेएस। बैकएंड के अंदर हमारा फर्स्ट जो है वही बैकएंड फर्स्ट, इसके अंदर जाए। इसके अंदर जाने के बाद, ठीक है, जब भी नोड जीएस के प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले तो npm init करना पड़ता है। ठीक है, npm init से क्या होता है कि जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज होती हैं, क्योंकि नोड जेएस जो है वो डिपेंडेंसी यूज़ करता है बहुत। डिपेंडेंसी क्या होती है पहले तो ये बता देता हूँ। देखो, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, अभी मैंने एक पैकेज वाला आपको एक कंसेप्ट बताया था ना, कि कोड लिख के क्लाउड पे डिप्लॉय कर दिया गया है, ताकि आप खुद से मैन्युअली उतना सारा कोड ना लिखो, राइट। तो डिपेंडेंसी क्या होती है कि हम उसी मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं,
उन पे डिपेंड होते हैं ताकि हम अपना काम कर सकें। ठीक है, सीधी सी भाषा में हम दूसरों का कोड, दूसरे तो नहीं है, डेवलपर्स ही हैं, उन्होंने जो कोड पुश कर रखा है, हम उस कोड को इंपोर्ट करते हैं अपनी फाइल में, और उस पे उसमें यूज़ किए गए फंक्शन, उसमें एक्सपोर्ट किए गए फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं और उससे काम करते हैं, और अपना प्रोजेक्ट चलाते हैं। सिंपल, इतना सब काम है। और उसके लिए हमें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, और प्रोजेक्ट बनता कैसे? npm init से। npm init से नोड जेएस के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, समझे? यहाँ तक क्लियर है? एंटर मारते हैं यार। ठीक है, जब हम npm init करेंगे तो हमसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे पैकेज का नेम क्या है। ठीक है, हमारे पैकेज का नेम है, अभी के लिए हम रख देते हैं फर्स्ट ही रख देते हैं। ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, वर्जन 1.0.0। डिस्क्रिप्शन, आपके प्रोजेक्ट की कोई डिस्क्रिप्शन है? दिस इज माई, देयर इज नो डिस्क्रिप्शन, या फिर दिस इज फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट, द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आर बैकएंड जर्नी, बैकएंड बहुत है। ठीक है, एंट्री पॉइंट वो वाली फाइल होती है जो आपकी मेन फाइल है। ठीक है, आपकी मेन फाइल जो एग्जिस्ट करती है, जिसे आप रेंडर करना चाहते हो। लाइक अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो आपकी मेन फाइल कौन सी होती है? index.html, राइट? समझ रही है? वैसे ही बैकएंड के अंदर भी एक मेन फाइल होती है जिसे आप बताते हो सर्वर को कि सर्वर भाई ये वाली फाइल को रन करना है, तो वो हमारी है index.js। ठीक है, टेस्ट कमांड लिखना तो लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो। गिट रिपोजिटरी है तो डाल दो, नहीं है तो मत डालो। गिटहब का अकाउंट बना होना चाहिए सबका। कीवर्ड यूज़ करने हैं तो करो, नहीं करने मत करो। ठीक है, ऑथर कौन है इसका? मैं ही हूँ वैसे तो, पर जरूरत नहीं है। लाइसेंस है? नहीं है, डाल भी सकते हो, कोई रोकता नहीं है। ठीक है, तो टाइप मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, टाइप होता है कि जेएस में आप कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, ये मैं बताऊंगा। अभी के लिए इसे इग्नोर करो या फिर छोड़ दो। हाँ, बस इतना था। यस, तो बन गई। अगर इसके अंदर आया मैं, तो अगर मैं खोलूँ तो ये हमारे पास एक पैकेजेशन करके हमारे पास एक फाइल क्रिएट हुई है। npm init से क्या हुआ? एक फाइल क्रिएट हुई है और कुछ नहीं हुआ। ये npm init से ये फाइल आई है बस। और इस फाइल में क्या है? नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, लाइसेंस, ऑथर, टाइप, मेन और स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैब में ये होता है कि हमारी जो स्क्रिप्ट है, जो जावास्क्रिप्ट है, वो उसके रिलेटेड, उसके वर्किंग के रिलेटेड, लाइक प्रोडक्शन लेवल पे कैसे रन करनी है, अभी कैसे रन करनी है, टेस्ट कैसे करना है, ऑल डिटेल्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग द फाइल स्क्रिप्ट टैग में होती है। टैग तो नहीं कह सकते, की कह सकते हैं, या इसके अंदर होती है। इसके अलावा यहाँ पे डिपेंडेंसी भी स्टोर की जाती है। जैसे नोड पैकेज डॉट जेसन इज काइंड ऑफ, पैकेज डॉट जेसन को आप कह सकते हो कि आपका, आपने बुक देखी है? बुक, बुक तो वैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना? तो वहाँ पे ना एक पहला पेज होता है। पहला पेज जो होता है उसका नाम क्या होता है? एनीवन? किसी को पता है बुक का पहले पेज का नाम क्या है? इंडेक्स, या फिर क्या कहते हैं उसे? कॉन्टेक्स्ट पेज, कंटेंट, कंटेंट, राइट? इसके अंदर होता है टेबल, राइट? टेबल होता है जिसके अंदर क्या होता है कि भाई यहाँ पे बताया जाता है कि कौन सा चैप्टर कहाँ से शुरू है, कहाँ पे ख़त्म है ना? ये चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, इतना बहुत है। तो यहाँ पे कंटेंट होता है जिसमें बताया जाता है कि कौन सा चैप्टर कहाँ से शुरू है, कहाँ पे ख़त्म है। यार यहाँ पे लिखा जाता है पेज नंबर, चैप्टर के नाम, यहाँ पे पेज नंबर। यहाँ तक तो सबको क्लियर है, ये सबने देख रखा है ना? देख रखा है। वैसे ही सेम टू सेम दिस टॉपिक, इसी आप कॉन्सेप्ट को रेप्लिका करो तो हमारे पास एक पेज आता है पैकेजेशन। पैकेजेशन वही चीज़ है। पैकेजेशन में होती है डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, डाटा। नेम क्या है हमारे मॉड्यूल का, हमारे प्रोजेक्ट का?
वर्जन कौन सा चल रहा है, डिस्क्रिप्शन क्या है, लाइसेंस है कि नहीं है, ठीक है, ऑथर कौन सा है, टाइप कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम जेएस में, ठीक है। कॉमन जेएस थोड़ी सी अब पुराना टाइप है, ठीक है, जेएस का। अब हम यूज़ करते हैं, वो करते हैं मॉड्यूल या मॉड्यूल, ठीक है। बट उससे भी वर्क हो जाए, ऐसा नहीं है कि वो वर्क नहीं करता, वो भी वर्क करता है आजकल, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या है मैं बताता हूँ। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है उन दोनों में, ठीक है। सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। हम पहले लिखते थे इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, अब ये करते हैं, पहले करते थे इम्पोर्ट नहीं, पहले करते थे कॉन्स्ट एक्सियोस रिक्वायर फ्रॉम एक्सियोस, समथिंग लाइक दैट। यूज़ करेंगे तब पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर हर चीज़ लिखी जाती है। अगर मैं सपोज करूँ कि इसमें कोई एक्सियोस ही डालूंगा, npm इंस्टॉल एक्सियोस, किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए अपने प्रोजेक्ट में सबसे पहले आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले तो आपको अपने प्रोजेक्ट रेपोजिटरी, प्रोजेक्ट फोल्डर, प्रोजेक्ट की रूट फाइल में होना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं बैकएंड में हूँ, ठीक है। बैकएंड ये रहा मेरा, बैकएंड के अंदर कहाँ पे, बैकएंड के अंदर हमारा जो फर्स्ट फोल्डर है उसके अंदर आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी खोल सकते हैं, कोई रोक नहीं रहा आपको, ठीक है। यहाँ पे खुल जाएगा। या फिर आप चेंज डायरेक्टरी, ठीक है, सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। और यहाँ पे अगर आप बैकएंड में हो तो आपने चिल्ड्रन के पास जाना है, ठीक है। तो आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो, ठीक है, पेरेंट टू चिल्ड्रन आ रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम नेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ नेम लिखना पड़ता है, ठीक है। अब बैकएंड में है, आगे जाना है, आगे किधर जाना है, फर्स्ट फर्स्ट जाना है, फर्स्ट फोल्डर के अंदर, तो हमने सिर्फ फर्स्ट लिखना है और वो फर्स्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सपोज करो कि हमने वापस जाना है, ठीक है, हम फर्स्ट के अंदर नहीं आना चाहते, हम दोबारा चाहते हैं कि हम बैकएंड में चले जाएं, तो सिर्फ दो बार डॉट लगाने हैं, सीडी चेंज डायरेक्टरी यहाँ पे वापस रूट लेवल पे, तो पीछे आ गया। एक बार और लगाएंगे तो फिर नोवा में चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे हम अंदर बाहर राउट करते हैं, ठीक है, लिंक राउट ही कह सकते हैं या चलते हैं। ये होता है हमारा, थोड़े से कमांड लिनक्स के, विंडो के और लिनक्स के मैच करते हैं। वैसे तो बहुत सारे कमांड्स ऐसे हैं जो लिनक्स के एग्जिस्ट नहीं करते विंडो के, तो ये दो दो तीन कमांड्स होती है जो मैच करते हैं। हमने अब कहाँ जाना था, एक और चीज़ बताता हूँ। सपोज करो आपने सी डी लिखा और आपको पता ही नहीं है कि आपने कौन से फोल्डर में जाना है, आपको नाम ही नहीं आता, तो आपने टैब दबाना है, तो जितने ऑप्शंस होते हैं ना सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। अभी तो एक ही ऑप्शन है इसलिए टैब वर्क नहीं कर रहा है, टैब दबाने पे अलग अलग ऑप्शन आते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा। आपने आधा लिख दिया, आपको बाकी के स्पेलिंग नहीं आते, तो आप टैब दबाओ तो आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं। तो अगर आप टैब दबाओगे तो ऑटो फिल हो जाता है, आगे पैकेट के अंदर आगे। अब फोल्डर में आने के बाद दूसरा स्टेप है कि आपको अपनी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए लाइब्रेरी का नाम पता होना चाहिए। लाइब्रेरी का नाम आपको कहाँ से पता लगेगा, लाइब्रेरी का नाम आपको पता लग जाएगा npm पैकेज से। यहाँ पे गए, ये है हमारे पास लाइब्रेरी का नाम एक्सप्रेस, और ये हमारे पास कमांड है, इसे ही यूज़ कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। वैसे तो हम npm इंस्टॉल एक्सप्रेस ये भी लिख सकते हैं, ओके। इसके अलावा हम npm इंस्टॉल आई भी से भी काम हो, आई का मतलब इंस्टॉल ही होता है, तो इससे भी हमारी डिपेंडेंसी डाउनलोड हो जाएगी। डिपेंडेंसी मतलब एक्सप्रेस का एक जो कोड लिखा हुआ है, मॉड्यूल है, वो इंस्टॉल हो जाएगा हमारे कोड में, ठीक है। और जब भी कोई कोड लिखा जाता है ना, यहाँ पे ना एक और फाइल बनाता हूँ, अब ठीक है। तो बैकएंड के अंदर हमारे पास एक फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर index.js हमारी मेन फाइल है, ठीक है। और ये हमारे पास था packer.json। packer.json के अंदर क्या होता है, हमारे पास मेन कंटेंट होता है, ठीक है, फाइल का, कि जहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि हमारे हमने फाइल में क्या क्या यूज़ किया और क्या क्या चल रहा है, हमारा डाटा होता है। और यहाँ पे एक डाटा और ऐड हो गया, वो क्या ऐड हुआ, डिपेंडेंसी, ठीक है। हमने कौन सी डिपेंडेंसी यूज़ की अभी, इंस्टॉल की कह सकते, यूज़ तो अभी नहीं की। एक्सप्रेस डाउनलोड किया, कौन सा वर्जन इसका डाउनलोड किया, 5.1.1, और यहाँ पे कौन सा चल रहा है, 5.1.1,
आप इसका पुराना वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो, इसके डॉक्स में जाके आपको पता लग जाएगा कि हाँ पुराना वर्जन कैसे डाउनलोड करना है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है कि अ, अगर आपने कोई पुराना वर्जन डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आने के बाद आपको वो वर्जन लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो वो वर्जन डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। जब भी आप डिपेंडेंसी डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ होती है डेव डिपेंडेंसी, DEV डिपेंडेंसीज। और डेव डिपेंडेंसी वो डिपेंडेंसी होती है वो डेवलपमेंट के टाइम पे यूज़ होती है, ठीक है। लाइक सपोज करो कि सपोज क्या करना, वैसे भी हम यूज़ करते ही हैं कि जब भी हम कोड लिखते हैं हमें चाहिए होता है एक फॉर्मेटर। प्रीटियर हम फॉर्मेटर यूज़ करते हैं। प्रीटियर क्या करता है कि हमारे कोड को अच्छे से फॉर्मेट करके रखता है, लाइक स्पेसिंग हमें दे देता है, राइट। एलियन टैग कहते हैं उसे, ठीक। लेफ्ट साइड से थोड़ी सी स्पेस होती है, लाइक यहाँ पे ही है, तो ये जो स्पेस दे रखी है वो इसे कोड को थोड़ा सा बेटर लुक देता है ना। तो ऐसी डिपेंडेंसी जो डेवलपमेंट के टाइम पे यूज होती है उसे कहते हैं डेव डिपेंडेंसीज। ओके। जैसे अगर आप फ्रंट एंड के ही प्रोजेक्ट देखोगे तो वहाँ पे हुक वाला हमारे ख्याल से फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर भी होता है, नोड के जितने भी होते हैं उस ये डेव डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे एसलिंट हो गया, वीट हो गया, ग्लोबल हो गया, ये सारे हमारे पास और डेवलपमेंट के टाइम पे जो डिपेंडेंसीज यूज होती है ये वो है। ओके, गॉट इट, ठीक है। डिपेंडेंसी हमने डाउनलोड की, अब डाउनलोड होके गई कहाँ, ये भी डाउट आना चाहिए। अगर आपके पास डाउट नहीं आया तो आप मेरे ख्याल से ध्यान दे नहीं रहे बच्चों। डिपेंडेंसी अब डाउनलोड होके गई कहाँ, डिपेंडेंसी गई नोड मॉड्यूल्स के अंदर। अब आप बोलोगे सर इतना कुछ तो मैंने डाउनलोड किया ही नहीं, ये सब कुछ क्यों आ गया। ये कुछ है डिफ़ॉल्ट तरह से डिफ़ॉल्ट डिपेंडेंसीज है जो हर बार आपके नोड के प्रोजेक्ट में ऐड हो जाती है, ठीक है। ये हाँ डिफ़ॉल्ट फाइल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब अगर आप कोडिंग करना शुरू करोगे तो आपको बहुत जगह पे डिफ़ॉल्ट फाइल मिलती है, ये प्रोग्राम की अपनी फाइल्स होती है, ठीक है। इनको मत छेड़ा करो। और ऐसा नहीं है कि आप इनको छेड़ दोगे तो वो वापस रीसेट नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप इसे डिलीट भी कर दोगे, मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं npm आई करूँगा तो क्या होगा, npm इंस्टॉल से क्या होता है कि वो चेक करता है कि तुम्हारी फाइल कहाँ पे है, वो पैकेज डॉट जेसन को ढूंढता है। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर जाके npm इंस्टॉल करोगे तो वो उस प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट के अंदर है ना, फर्स्ट के अंदर एक फाइल ढूंढेगा, पैकेज जेसन, ठीक है। पैकेज जेसन में जाएगा, वो सबसे पहले चेक करेगा डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज में चेक करेगा कि भैया कौन कौन सी डिपेंडेंसी कौन कौन से वर्जन की है, ठीक है। उससे पता लगा कि सिर्फ एक ही डिपेंडेंसी है, तो उसने क्या किया npm इंस्टॉल एक्सप्रेस कर दिया। अगर एक और होती तो वो भी डाउनलोड कर देता। npm इंस्टॉल से क्या होता है, जितनी डिपेंडेंसीज होती है वो सारी डाउनलोड हो जाती हैं एक क्लिक में, और वो सारी दोबारा आ जाती है यहाँ पे। डिफ़ॉल्ट वाली तो आती है, जो हमने अभी डाउनलोड की वो भी आ गई। ओके, ये हुआ, ये रहा एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का कोड। हम्म, एक पैकेज ही है, कुछ नहीं है। और मतलब नोड मॉड्यूल्स को हम डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई बड़ा मुद्दा है नहीं। ओके, इतना कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है नोड मॉड्यूल्स का, ठीक है। अब हम करेंगे कि भाई नोड मॉड्यूल्स में काम क्या क्या करने हैं, ठीक है। ये अच्छा पैकेज और जैसे तो बताया नहीं, ये डिस्क्रिप्शन होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स के पैकेजेस की डिस्क्रिप्शन होती है, इसमें और कुछ नहीं लिखा होता। बॉडी पार्सर हो गया, यूज़ कर रहे हैं। बॉडी पार्सर क्या होता है कि बॉडी के जो डाटा होते हैं उसे पार्स करता है, बस उतना। पार्स मतलब उस पर काम करना, ठीक है। कॉल बाउंड हो गया, इतना कुछ अभी स्टार्टिंग में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डाटा टाइप ये रिक्वेस्ट से रिलेटेड है, इन पे अभी ध्यान मत दो, ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। इंडेक्स डॉट जेएस खोलो, ठीक। अब मैं दो तीन चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। उस पे हमने काम करना है, ठीक है। तीन तरह के ही होते हैं, ठीक है, मॉड्यूल्स जिन पे वर्क करना है, और हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो जाएंगी, ठीक है। बैकएंड के अंदर ज़्यादा कुछ काम करने लिए होता नहीं है, ठीक है। लॉजिक पार्ट पे है, लॉजिक पार्ट पे हमें वर्क करना पड़ता है, ठीक है। और वही बस ज़्यादा मैटर करता है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे एफ एस, जो होता है एफ एस इज गोइंग टू रेफर एज फाइल सिस्टम, ठीक।
फाइल सिस्टम मॉड्यूल इसलिए कहा गया है क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें क्लाउड से ही मॉड्यूल्स या लाइब्रेरी पैकेजेस मिलते हैं, ठीक है। नोड जेएस खुद के भी कुछ प्री बिल्ड हमें लाइब्रेरीज या फिर क्या लाइब्रेरी तो नहीं पैकेजेस प्रोवाइड करता है, लाइक एफएस हो गया। एफएस क्या करता है, फाइल सिस्टम से काम करने के लिए हमें अलो करता है। अगर मैंने कोई फाइल क्रिएट करनी है, फाइल डिलीट करनी है, फाइल में कुछ लिखना है, फाइल में कुछ अपडेट करना है, तो मैं फाइल सिस्टम एफएस मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे उससे काम करने के लिए, ठीक है। पाथ हो गया, ये भी वही काम करता है, ठीक है। इससे रिलेटेड है, बिल्ड इन जेएस के रूल्स होते हैं, बिल्ड इन जेएस के पैकेजेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम और किससे काम करेंगे, ये तो थोड़े से दो दो पैकेज बताए, इसके बारे में आपने बस ओवरव्यू पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। हम इस पे काम करेंगे, कल करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे। अभी के लिए जितना जो अभी डिस्क्रिप्शन कहानी पढ़ी डाटा सुना उतना बहुत है, ज़्यादा खजल हो जाएंगे नहीं, तो अभी हमारे पास टाइम है। ठीक, फाइल सिस्टम हो गया। हम खुद के भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम खुद के नहीं बना सकते। एक चीज़ और करनी है, फाइल सिस्टम तो हो गया, मॉड्यूल्स वगैरह हम पढ़ने हैं, हमें मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स पढ़ना है। लाइक हमने कोई कोड लिखा, उसे एक्सपोर्ट किया और किसी और फाइल में यूज़ किया, ये तो हम अभी टाइम है, हाँ टाइम है, वैसे कर लेते हैं, ये तो अभी कर लेंगे। एक और बनाता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे लिखूँ मैं मॉड्यूल डॉट जेएस, ठीक, मॉड्यूल डॉट जेएस। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन ऐड का फंक्शन लिखा ए इंटू बी, ठीक है, बस ये लिखा और रिटर्न कर दिया ए प्लस बी, सिंपल सा कोड लिखा। अब इस कोड को करना पड़ेगा एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और कौन सा कोड एक्सपोर्ट करना है, ऐड, ठीक, ये फंक्शन को कर दिया हमने एक्सपोर्ट। अब क्या करना है, बस इधर इंपोर्ट करके हमने यूज करना है, कॉन्स्ट ऐड, ऐड क्या करना है, कॉन्स्ट किया, ऐड कहाँ से ऐड करना है, रिक्वायर्ड मॉड्यूल, मॉड्यूल से हमने किया ऐड, और ऐड को कर दिया यूज, यूज करेंगे कंसोल इतना वैसे वो खुद समझ जाता है, लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट खड़ी करेगा नहीं, बस एड्रेस देना था उसे, ऐसा कर लो। नोट क्या नाम था इसका, इंडेक्स। तो ये हमने फाइल कोड लिखा, किसी और फाइल में इंपोर्ट किया और उसे यूज़ कर लिया, ठीक है, सिंपल इतना सा काम किया और कुछ नहीं किया। इसके अलावा हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं, लाइक कॉमन जेएस और मॉड्यूल जेएस के बारे में तुम्हें बताना था, ठीक है। दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, है क्या। कॉमन जेएस एक पहले फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट तो नहीं कह सकते इसे, काइंड ऑफ सिंटैक्स कह सकते हो तुम लोग, सिंटैक्स काम करने का तरीका कह सकते हो, ठीक है, कैसे काम करना करना है, ठीक है, मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, ये बस इस चीज़ की हमें अ, तरीके बताता है, ठीक है, वेज देता है कि एक्सपोर्ट कैसे करना है, ठीक है, इसका हमें एक तरीका बताया, इंपोर्ट कैसे करना है इसका तरीका बताया, ठीक है। अभी हमने क्या किया, हमने इंपोर्ट कैसे किया, ये तरीके से इंपोर्ट किया, ठीक है, ध्यान देना, हमने एक वेरिएबल बनाया ऐड, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, हमने इंपोर्ट किया जो कि मॉड्यूल डॉट जी एस एक्सपोर्ट कर रहा है, मॉड्यूल डॉट जे एस क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, एक फंक्शन ही तो एक्सपोर्ट कर रहा है ऐड नाम से, ठीक है, और इसे इंपोर्ट किया और यूज़ किया, सिंपल। ये कौन से वाले टाइप से हो रहा है, ये हो रहा है कॉमन जीएस टाइप से। अगर यही चीज़ मैं सेम चीज़ मॉड्यूल से करके दिखाऊं, ईएस मॉड्यूल कहते हैं इसे, ईएस मॉड्यूल, ठीक है, तो इससे कैसे होगा, इससे पहले तो एक्सपोर्ट वाला काम चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऐसे तो एक्सपोर्ट होगा नहीं। एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपल एक्सपोर्ट ऐड, ओके, और इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट ऐड फ्रॉम मॉड्यूल जेएस, और इसे किया रन, और ये आ गया एरर, ये क्या आया एरर। एक और चीज़, एरर पढ़ने बहुत जरूरी है, द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल जेएस डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट, ओके। तो
भाई ऐसा है ना, जब भी आप कोई फाइल बनाओगे, फाइल काइंड ऑफ उसमें बहुत सारे फंक्शंस लिखोगे है ना। एक फाइल में मल्टीपल फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यस और नो? यस। तो हम लोग नहीं बोलोगे? अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एक फाइल में मल्टीपल फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अब मैंने यहाँ पे एक फाइल इंपोर्ट की है, तो उसे बताना पड़ेगा कि भाई मैंने एक कौन से फंक्शन को इंपोर्ट किया, ठीक है। और एक फाइल डिफॉल्टली, अगर किसी को कोई फाइल एक फाइल का ना, जैसे एक फाइल का नेम होता है, वैसे ही उस फाइल का एक डिफॉल्टली एक्सपोर्ट भी होता है, ठीक है। इस फाइल से ये तो निकलता ही है, ठीक है। उसको हमने लिखना पड़ता है, वो लिखना पड़ता है, ठीक है, वो वैसे नहीं होता। और वो लिखेंगे कैसे? डिफॉल्टली एक्सपोर्ट कर देते हैं, और कुछ नहीं करते। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। I think there is something problem with the syntax. Let me see first. एक्सपोर्ट डिफॉल्ट या यहाँ पे तो वर्क करता ही है। ये इसका एक और सिंटेक्स होता है। या एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और इसको किया इंपोर्ट। यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए डिफॉल्ट किया ना इसको। अब इसको कोड को रन करके देखें तो चल पड़ा। और अगर हम बिना डिफ़ॉल्ट के एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, तो एरर आता है। बट इसको भी ठीक करने का तरीका होता है हमारे पास, कि हम इसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। डिस्ट्रक्शनिंग करवाई थी मैंने कल, तो या तो ऐसे भी वर्क करता है। दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ मॉड्यूल्स और कॉमन जेएस। मॉड्यूल्स को थोड़ा सा न्यूली वैसे ये सपोर्ट करने लगा है। पहले कॉमन जेएस यूज़ होता था, अब मॉड्यूल यूज़ होने लगा है। यहाँ तक का कोई इशू मॉड्यूल वगैरह के लिए? ये देखो जरा, मैं कॉल रिसीव कर लेता हूँ। और वैसे आज के लिए इतना ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं। आज स्टोरी बतानी थी बैकएंड से रिलेटेड। दो आपको टास्क दे रखे हैं मैंने, ठीक है। टास्क आपका है कि आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने बस रीड आउट करना है, सी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है कि फाइल सिस्टम क्या करता है। वैसे मैंने मॉड्यूल भी बता रखा, मॉड्यूल भी मैं होमवर्क में देने लगा था, बट मैंने सोचा पढ़ा ही देता हूँ, ठीक है। फिर भी एक बार डिस्क्रिप्शन इसकी भी पढ़ लेना, और पाथ की, ठीक है, ये भी डिस्क्रिप्शन में पढ़ना, ठीक है। करना नहीं है कुछ, सिर्फ पढ़ना है, ओके। ये काम करने हैं। और या आज के लिए कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, और नहीं तो आप अटेंडेंस छोड़ सकते हो अपनी। प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम किसी एक बच्चे ने अटेंडेंस मार्क नहीं की थी, तो मैं रह गया उसका, या फिर वो किसी और बैच का था। पूजा सैनी थी मेरे ख्याल से, वो क्लास में आई थी, उसने मार्क नहीं की अटेंडेंस। हाँ जी, क्लास लगी है ना। हाँ जी, मैं करने ही वाला था, बस फ़ोन उठाने वाला था, बट मैंने सोचा पहले क्लास दे दूँ। कहाँ पे था मैं? हाँ, तो प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। और आपका कोई भी कोई डाउट है, कोई लॉजिक से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप प्लीज़ पूछ सकते हैं मुझसे। ये बताइए, बाकी बच्चे कहाँ गए? इतना बोरिंग लेक्चर था क्या? फाइल सिस्टम पढ़ना है आपने, फाइल सिस्टम ग्रुप में मैं भेज देता हूँ। फाइल सिस्टम पढ़ना है, इसके अलावा पाथ पढ़ना है। फाइल सिस्टम, पाथ और मॉड्यूल्स, ठीक है, ठीक। अंकुश कोई डाउट है? मनदीप? रिएक्ट का कल लगेगा कल। ओके। ध्रुव, ब्रह्मदीप, कल वाला टास्क किया तुम लोगों ने? कल डिस्ट्रक्चरिंग करवाई थी मैंने, सेपरेट ऑपरेटर वैसे तो मैंने करवा ही दिए थे, मुझे जितना याद है। लास्ट एक फंक्शन बनवाया था सेपरेट ऑपरेटर से, नहीं रेस्ट ऑपरेटर से, या
इसमें हमने पैरामीटर लिए थे। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वाला कंसेप्ट था एक। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, पैरामीटराइज जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, पढ़ा रजिंदर? रजिंदर जी, अरे बात तो करिए। आना, हो गया कल वाला काम? ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं बोलूँ कि अगर जो आपने काम किया वो आप ग्रुप में शेयर करें, तो क्या कर सकते हो? भेज ही देना जो होमवर्क किया। ठीक है बच्चों, तो फिर आज की क्लास में बस इतना ही था। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कल लेके आना, और अटेंडेंस छोड़ देना अपने अपने ग्रुप में। आई विल मार्क देम, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।